फ्रेंड्स, मैं के रमेश केंद्रीय विद्यालय से। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इस चैप्टर के रिगार्डिंग टाइमलाइन है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का अंदर जो भी इवेंट्स हैं वो किस सीरीज़ में चलेंगे, यानी ईयर बाय ईयर, उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमारा जो कुछ भी टॉपिक्स होगा वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। तो आप सब जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक तरफ जैसे ब्रिटेन है, वो पार्टिसिपेट कर रहा था। सेकंड जो है वो रशिया है। रशिया के 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर होने के बाद अमेरिका ब्रिटेन के साथ आ गया। फ्रांस है ब्रिटेन के साथ। ये सब कंट्रीज एक तरफ होकर ये लड़ रहे थे किसके अगेंस्ट, लाइक इटली, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंट्रीज आपस में ग्रुप्स जो है वो लड़ रहे थे। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले आप जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है डिफेंस के ऊपर, वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंक्रीज कर दिया। इनडायरेक्टली आप देखिए, आप कह सकते हैं डायरेक्टली ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर में फाइट कर रहा है, क्योंकि इंडिया उसकी कॉलोनी है, वो इंडिया के ऊपर राज कर रहा है, इसीलिए वो इंडिया के रिसोर्सिस का यूज़ कर रहा है किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर में। आप देख सकते हैं कि डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा दिया ब्रिटिशर्स ने। इसके वजह से जो टैक्स लगते थे इंडिया के किसानों पर या फार्मर्स पर, जो बिजनेसमैन, इन सब पर, वो टैक्सेस जो है वो ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए। और इस दौरान जो है वो कीमतें, किसी भी चीज़ों के जो प्राइस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और गरीबी जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो, आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है उनको अपॉइंट करके, आर्मी में अपॉइंट करके वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेज रहे थे। और इसके साथ साथ 1918 और 1919 के आसपास और 2021, यानी लगभग 4 साल जो है वो फूड का शॉर्टेज रहा। उसका क्या रीज़न है? एक तो जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए, क्रॉप फेलियर, फेमाइन यानी सूखा पड़ गया एक तरीके से। सूखा पड़ने की वजह से अब उस टाइम पे जो भी एग्रीकल्चर होता था वो रेनफॉल के बेस पे होता था। अब रेनफॉल नहीं है, सूखा पड़ गया, तो क्रॉप फेलियर। और क्रॉप फेलियर के साथ साथ जो है वो उस टाइम पे महामारी भी फैल गई थी, बीमारियां फैल गई थी, जिसके वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मर भी गए थे। और लोगों के अंदर एक नाराज़गी थी किसके अगेंस्ट, उस टाइम पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उस टाइम की गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी। तो उम्मीद है कि इस पे ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि चैप्टर को शुरुआत करने की जरूरत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्यों पड़ी। क्योंकि इनडायरेक्टली हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगियां बढ़ती गई और इंडिया जो है वो एक नेशनल मूवमेंट्स की तरफ बढ़ता चला गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमें आगे पढ़ना है दैट इज सत्याग्रह। आप ये समझिए कि 1914 से लेकर 1918 तक जो है वो ब्रिटेन जो है वो इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एक तरीके से बिजी था। इस दौरान इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। वो चेंज क्या था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अराइवल हुआ। इंडिया में गांधी जी आए और इस दिन को NRI डे, नेशनल नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे भी के रूप में भी मनाया जाता है। तो वो तो एक जीके का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, लेकिन मेन आपको समझना है कि गांधी जी जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो इंडिया में आए साउथ अफ्रीका से। और उनके जो है वो इंडिया के आने के बाद यहाँ इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, रिक्वेस्ट फॉर द ट्रुथ। और किस तरीके से? नॉन वायलेंस के माध्यम से। गांधी जी की फिलॉसफी थी कि जो कुछ भी मूवमेंट्स करने हैं वो नॉन वायलेंस के तरीके से होगा, वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो है जो सत्याग्रह, एप्लीकेशन ऑफ गांधीयन गांधी सत्याग्रह, तो इसके अंदर 1916 में जो है उन्होंने चंपारण चलाया। अब आप देख सकते हैं कि कुछ बुक्स में जो है वो 1916 भी मेंशन है, कुछ में 17 मेंशन है। उसका रीज़न है कि जो चंपारण नाम की जगह है बिहार में, इसमें जो सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया दैट इज दिसंबर 1916, तो वो 1917 तक भी चला था। ठीक है, तो आप 1916 भी लिख सकते हैं, 1917 भी लिख सकते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि चंपारण मूवमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट है। अब देखिए कि चंपारण नाम की बिहार में एक जगह है जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन फार्मर्स से, लोगों से क्या करवाते थे? इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। इंडिगो मतलब होता है जो नील होती है ना,
ठीक है, जो कपड़ों में लगाई जाती है तो नील। और ब्रिटिशर्स को जो है कॉटन टेक्सटाइल से जो कपड़े वो प्रोडक्शन करते थे उसके अंदर उनको कलरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती थी नील, तो वो ज़बरदस्ती इंडियन से जो है ये करवाते थे, कम वेजिस पे कराते थे। और दूसरा ये है कि कहीं पे भी अगर नील की खेती की जाए यानी इंडिगो की प्लांटेशन की जाए तो वो ज़मीन जो है वो आप कह सकते हैं दूसरे क्रॉप्स के लिए उतना फेवरेबल नहीं रहता, तो ज़बरदस्ती वो करवाते थे। तो इस वजह से जो है वो गांधी जी ने वहाँ जाकर चंपारण में जो है वो 1916 और 17 में ये 2 ईयर्स को आप मान लीजिए यहाँ पर जाके जो है चंपारण सत्याग्रह किया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1917 के दौर पे जो है वो खेड़ा, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, यहाँ पर जाके गांधी जी ने जो है वो जो लेबर्स और इन सबसे जो रेवेन्यू वसूल किया जाता था फार्मर्स से, किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था, बहुत हाई हाई था। तो उस हाई टैक्सेस को कम करने के लिए गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह चलाया। उसके अगले साल 1918 में आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया एक अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन मिल वर्कर है, कॉटन होता ना, कॉटन के जो मिल होते थे, फैक्ट्री होते थे, उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते थे उनके आप कह सकते हैं कि कंडीशंस बहुत ख़राब थी उनके, ठीक है, ओवर टाइम करवाते थे ये सब, तो उनके राइट्स के लिए जो है गांधी जी ने ये सत्याग्रह चलाया। और 1919 में रूलेट सत्याग्रह है। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा मूवमेंट, फर्स्ट जो नेशनल मूवमेंट है वो 1920 में शुरू होता है, लेकिन उससे पहले का जस्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर गांधी जी के लीडरशिप में सत्याग्रह शुरू हो गए थे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो फैक्टर है, यहाँ रोलेट एक्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है और इसको अलग से एक टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि गांधी जी ने जो एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट चलाया, नेशनल मूवमेंट, अगर आपने पिछला टाइमलाइन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपको सजेशन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके पिछला टाइमलाइन वाला जरूर देखिए, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि रूलेट एक्ट को हमने अलग से यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये एक रीज़न, एक कॉज है किस चीज़ का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। लोगों के अंदर किस तरीके से नाराजगियाँ बढ़ती गई, क्या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से जब गांधी जी ने पूरे कंट्री वाइड नेशनल मूवमेंट चलाया, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसके लिए ये सब चीज़ें जिम्मेदार है, जैसे कि रोलेट एक्ट जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। इससे पहले तक जो सत्याग्रह थे, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, अहमदाबाद वाला हो, खेड़ा हो, ये उस पर्टिकुलर किसी किसी पर्टिकुलर जगह तक ही थे। समझ आ रहा ना, जैसे चंपारण जो है वो बस बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट तक था, इसी तरीके से आपका जो खेड़ा है वो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं तक था, अहमदाबाद वाला जो है वो वहीं तक था। लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का गांधी जी ने लीड किया वो तो पूरे कंट्री वाइड फैला। तो उस कंट्री वाइड फैलने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उसके लिए भी ये जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो अगर इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रोलेट एक्ट क्या है तो आपको पता होना ही चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं रोलेट एक्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि इंडिया पे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक लॉ पास किया, ठीक है, एक एक्ट पास किया और उसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मतलब किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कोई भी मिलते हैं या किसी पे शक होता है, जस्ट डाउट होता है, तो सीधा सीधा उसको पकड़कर, या कोई 4-5 लोग एक जगह खड़े हैं, डाउट होता है ब्रिटिश पुलिस को, तो पकड़कर सीधा उसको जेल में डाल सकते हैं, 2 साल की जेल। उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई ट्रायल नहीं होगा, और ना ही आपको ये पूछने का हक होगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। तो इसको रोलेट एक्ट बोलते हैं। अब इस रोलेट एक्ट का बड़े लेवल पे अपोज किया गया। कैसे अपोज किया गया? गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया, उसको बोलते हैं रोलेट सत्याग्रह। किसके अगेंस्ट? रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, उसके विरोध में अपोज करने के लिए रोलेट एक्ट को उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया। उस सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? रोलेट सत्याग्रह 1919 में। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे जो है वो आप कह सकते हैं लोगों ने अपने शॉप्स को क्लोज रखा, जो रैलीज किए, स्ट्राइक्स किए। ठीक है, तो इस टाइप से। और ब्रिटिशर्स का रिस्पांस क्या था? आपको कभी भी अगर कभी पूछे ना कि ब्रिटिशर्स का इन मूवमेंट्स के लिए या फिर इन सत्याग्रह के लिए ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पांस था, तो सिंपल बात है, उन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं कि कड़ाई से, बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया, लाठीचार्ज किए लोगों के ऊपर, उनको जेलों में डाले। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया उन्होंने, सो दैट ऐसे सत्याग्रह आगे ना हो या ऐसे मूवमेंट्स आगे ना हो। तो आइए देखते हैं
कि इसके अगले साल क्या हुआ। इसी साल में, जिस साल रोलेट एक्ट हुआ, उसमें उसी में हम देख सकते हैं जलियांवाला बाग मैस्करे। अब ये क्या है और ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो 1920 में, यानी अगले साल 1920, अभी 1919 की बात हो रही है, अगले साल 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया, जो कि पूरे देश भर में फैला। तो इस देश भर में फैला हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक तरीके से जलियांवाला बाग मैस्करे भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे और क्या है ये जलियांवाला बाग, देखिए फटाफट। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग, एक जगह है अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में, तो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे बैसाखी जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और सब एक जगह इकट्ठे हुए। और आपको मालूम है कि रोलेट एक्ट लगा हुआ है कि कोई लोग जो है आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। तो जनरल डायर ने क्या किया कि पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंडियंस जो है वो, उनको गोलियां लग गई, मारे गए, ठीक है। और उसका गुस्सा सभी लोगों में था। और जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, पूरे इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि एक नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा, एक गुस्सा जो है वो क्रिएट हो गया। लोगों ने जो है वो सीधे सीधे स्ट्राइक्स किए, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक्स किए। अब ब्रिटिशर्स ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, वही जो ब्रिटिशर्स करते थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों को दबा दिया। इन प्रोटेस्ट को जो है बहुत स्ट्रिक्टली दबाया उन्होंने, लोगों को जो है वो गोलियां मारी, ठीक है, इस तरीके से। तो जलियांवाला बाग मैस्करे जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ, ये एक तरीके से जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, जो समझते थे कि ब्रिटिशर्स से एप्लीकेशन या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे, वो बहुत नाराज हुए इस चीज़ से कि उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ब्रिटिशर्स को। तो मॉडरेट लीडर्स की नाराजगी देखने को मिली। और जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो बोलते थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें जो है खून का बदला खून टाइप के, जो एक्सट्रीमिस्ट सोच के थे, उन्होंने बोला कि देखो, आप कहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो, उनके अंदर दया है, कि क्या यही दया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब आप देखिए अगले साल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने चलाया, लगभग ये दिसंबर 1920 में चलाया। तो इस हर बुक में 20 में ही होता है, कुछ जगह पर 1921 भी मिल सकता है, लेकिन आपने 1920 लिखना है, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने चलाया, और ये पहला नेशनल मूवमेंट है। आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिक तौर पे दो नेशनल मूवमेंट्स को डिटेल में पढ़ना है। जो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, वो दो कौन से हैं, एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट। ये दो चैप्टर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और इसके एग्जैक्ट 10 साल बाद 1930 में सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट। उसके बाद 12 साल बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट है। उसके बारे में जस्ट 2-3 लाइनें हैं, तो उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में है आपके, वो ये दो नेशनल मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने चलाया। अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके क्या रीजंस थे, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के, इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजंस थे, आपको मालूम है। सबसे पहले देखिए, एक जो पॉइंट आया है दैट इज खिलाफत इशू। अब इसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा, मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था कि आपने पढ़ा ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एक तरफ थे ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, उस रशिया के जाने के बाद अमेरिका साथ में आ गया था, 9th क्लास में पढ़ चुके। फ्रांस एक तरफ था, और जो दूसरी तरफ था उसमें इटली, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये सब कंट्री थे। तो जो ब्रिटेन है वाली जो आप कह सकते ग्रुप है, वो जीत गया। तो जो हारे हुए कंट्रीज में से एक कंट्री है टर्की। तो ब्रिटेन ने जो टर्की के साथ एक समझौता किया, तो उस समझौते के अंदर उन्होंने टर्की की बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, और वहाँ के जो धर्मगुरु थे, खलीफा बोलते हैं जिनको, उनकी भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। तो इस चीज़ को लेके जितने भी मुस्लिम समाज थे, मुस्लिम कम्युनिटी थे, उनके अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी थी। और इंडिया में भी जो है वो खिलाफत इशू को उठाया गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग लीड कर रही थी खिलाफत मूवमेंट को। गांधी जी ने भी अपना मूवमेंट शुरू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो है का जो नाराज़गी है, वो भी लोगों कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ आके जुड़ गए। तो इससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बड़ा बन गया,
क्योंकि खिलाफत वाला जो इशू है वो हुआ था, लोगों के अंदर नाराजगी थी, तो उन सभी लोगों ने किसको सपोर्ट किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक रीज़न बन जाता है। अगर इसी के आगे आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल लिख सकते हैं रूलेट एक्ट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना। और रूलेट एक्ट को, जिसके अंदर ये था कि किसी को भी जो है वो जस्ट एक डाउट के, शक के बेसिस पर जो है वो सीधे ही जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए, बिना कुछ ट्रायल के, है ना। तो वो रूलेट एक्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। और जलियांवाला बाग मैसेकर मैंने बताया आपको। तो एक तरीके से जब मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा था, उसी टाइम मैं आपको बता रहा था कि 1920 के लिए सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। अब आप देखिए, तो ये सब तो है कॉजेज। अगर आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप लिख सकते हैं कि खिलाफत इशू है, रूलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आता है कि मेथड्स, यानी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, किस लोग, मतलब ये इसका नेचर क्या है, ये जो इसको मेथड भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं, किसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ ना, तो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। अब कह सकते हैं कि जितने भी लोग थे जो जिनको आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने टाइटल दे रखे थे, जैसे आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर को सर रविंद्रनाथ टैगोर का टाइटल दे रखा था, सर का। और ये वाला जो जलियांवाला वाला बाग मैसेकर हुआ था ना, इसके बाद सर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो सर का जो टाइटल उनको मिला हुआ सर, वो वापस कर दिया उन्होंने। ऐसे ही बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ने उनको टाइटल्स दिए थे वो उन्होंने वापस कर दिए। बहुत सारे लोगों ने जो सिविल सर्विसेज, आप कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता था उसको बाइकआउट किया, आर्मी को बाइकआउट कर दिया, उसमें नहीं जाने लगे, पुलिस को बाइकआउट किया। जो लोग कोर्ट में काम करते थे उन्होंने कोर्ट्स छोड़ दिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे ब्रिटिशर्स के स्कूल में यानी गवर्नमेंट स्कूल में, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। और जो बाहर से सामान आता था फॉरेन गुड्स, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल, और अपने फैक्ट्रीज में बनाकर उन्हीं चीज़ों को फिर अलग अलग जगह पे भेजते थे, ठीक है। तो जो फॉरेन गुड्स हैं उसको जो है वो लोगों ने बाइकआउट किया। अब बात आती है कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया इसके रिस्पॉन्स में 1920 के। ब्रिटिशर्स ने जो है अगेन इसको स्ट्रिक्टली जो है वो आप कह सकते हैं कि एक्शन लिया, लाठीचार्ज की, सब कुछ। लेकिन ये जो नेशनल मूवमेंट था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये थोड़ा अलग था। कैसे? पहली बात तो इंडिया, फर्स्ट टाइम इंडिया के पास एक मास लीडर था, दैट इज महात्मा गांधी जी। मास लीडर मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे, और चलो बहुत बड़े लेवल पे लीडर भी थे और ये मूवमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे फैला। तो बहुत बड़े लेवल पे ये मूवमेंट फैलने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसके इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो बिना किसी स्ट्रांग लीडर के नहीं हो सकता। और उस लीडर की बहुत बड़ी स्ट्रांग फिलॉसफी थी गांधी जी की। और वो स्ट्रांग फिलॉसफी क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि मैं कोई भी मूवमेंट जो भी इनिशिएट करूंगा उसके अंदर हमें किसी के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करना है, ठीक है। हम एकदम पीसफुली अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थे नेचर इसका, किसका? पूरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसका नेचर। अब कुछ लोग जो हैं वो, अब कुछ असहमति, मतलब डिसएग्रीमेंट, कि उस चीज़ से एग्री ना करें, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए कि जो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो ये कहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बोलता है कि हर चीज़ ब्रिटिशर्स की हर चीज़ को बाइकआउट करना है। तो ब्रिटिशर्स जो इलेक्शन करवाते थे, ठीक है, काउंसिल की, वो इलेक्शंस को भी जो है वो बाइकआउट कर रहे थे। कांग्रेस, कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी खुद कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। तो कांग्रेस बाइकआउट कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर थे जैसे कि सी आर दास, आप अपनी स्क्रीन में देखिए सेकंड पॉइंट डिसएग्रीमेंट्स में। सी आर दास यानी चितरंजन दास इसका उनका फुल नेम है, और मोतीलाल नेहरू। इनका ये मानना था कि हमें सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करके इलेक्शन भी लड़ना चाहिए और अपनी बात जो है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचानी चाहिए। जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि हमें किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना है, किसी भी तरीके से। लेकिन इसी ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे, ये कहते थे कि हमें सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, हमें सिस्टम में अंदर जाना चाहिए, इलेक्शन लड़कर ब्रिटिशर्स तक पहुंचना चाहिए और उसके बाद उन तक अपनी बात रखनी चाहिए। तो ये जो है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि मतभेद थे, ठीक है। कुछ लोग थे जो एग्री नहीं करते थे,
तो जैसे कि सी आर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, इन्होंने अपनी अलग से भी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपनी एक अलग से जो है वो पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आता है कि सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये बातें आपको जो है वो कुछ हाईलाइट्स हैं अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो खिलाफत कमेटी जो बनाई गई थी मोहम्मद अली और शौकत अली के गाइडेंस में, ठीक है, खिलाफत इशू को, जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था ना, खिलाफत इशू को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी टर्की में जो खलीफा है उनकी जो इंसल्ट की गई थी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आप कह सकते हैं खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जिसको कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो लीडर्स थे, इन्होंने जो है वो लीड किया। और बाद में ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस में जाके मिल गया? एग्जैक्टली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के। तो जब दोनों के ही जो है वो दुश्मन ब्रिटिशर्स हैं तो दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि मूवमेंट और बड़ा हो गया। दूसरा देखिए कि गांधी जी ने क्या किया था कि जो कैलकाटा सेशन हुआ था, मैंने बताया ना कि कांग्रेस के हर साल सेशंस होते थे जहाँ पे इस मीटिंग होती थी, जहाँ पे सब मिलते थे। वहाँ गांधी जी ने जो है ये प्रपोजल रखा था कि हम जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, और अब स्वराज की डिमांड करेंगे। स्वराज मतलब अपना राज, मतलब एक तरीके से फ्रीडम की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगभग आप कह सकते हैं दिसंबर 1920 में जो है वो शुरू हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको सारा जो है वो क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि ये मूवमेंट कहाँ कहाँ फैला, कैसे कैसे फैला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए मूवमेंट इन द टाउन्स में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फैला। अब आपको एक बात क्लियर रखना है, टेस्ट में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर आ सकता है, और एक 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। ठीक है, अगर 3 नंबर क्वेश्चन आता है तो फिर इसी को थोड़ा ब्रेक कर देंगे। जैसे एग्जांपल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसे पूछ सकते हैं कि अच्छा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रीजंस क्या थे, क्यों हुआ, कॉजेस क्या थे। ठीक है, तो 3 नंबर का बन गया। इसी तरीके से वो ये भी पूछ सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो है वो नेचर कैसा था, मतलब नेचर मतलब उसके अंदर क्या मेथड्स यूज हुए। ठीक है, या कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी नेचर के अंदर ही है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि वो क्यों फेल हो गया, कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी तरीके से अब सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट का ही पूछ सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि वो आपके सिलेबस में जस्ट आपके पास 2 लाइनें हैं कि वो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो मेन जो दो हैं वो ये हैं। तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंस से जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में आपकी बुक में सिलेबस में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं हो, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हो, आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है, तो उसके अंदर फिर आपको 12th क्लास में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। तो आइए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है द मूवमेंट इन द टाउन। अब ये मूवमेंट यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कैसे फैला, कहाँ कहाँ फैला और क्या इसका नेचर था। ठीक है, ये सब नेचर में आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या डिस्कस द नेचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपने वो एक तो मेथड बताने कि क्या क्या मेथड हुए, कैसे लोगों ने बाइकआउट किए, और दूसरा बताना है कि कहाँ कहाँ फैला, कैसे फैला। ठीक है, तो देखिए टाउन्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है वो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस थे या स्कूल्स थे, गवर्नमेंट कौन से, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, जो टीचर्स थे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम पे जिनकी जॉब लगी हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। ठीक है, रिज़ाइन कर दिए। आप देख सकते हैं कि जो लॉयर्स थे, जो लीगल प्रैक्टिसेस करते थे, आप कह सकते हैं कोर्ट में जो लॉयर लगे हुए थे, उन्होंने जो है वो कोर्ट छोड़ दिए। ठीक है, बाइकआउट किया उन्होंने। और आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ जो फॉरेन गुड्स हैं उनको भी बाइकआउट किया गया। जैसे बाहर से जो सामान खरीदते थे, ठीक है, सस्ते दामों में, क्योंकि आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, बाहर से सामान बनाकर वापस अपने कंट्री में और बाकी कंट्रियों में बेचते थे। तो जो फॉरेन गुड्स हैं और उनको भी जो है वो लोगों ने बाइकआउट किया। जो शराब की दुकानें थी उनको बाइकआउट किया। यानी जहाँ से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था, पैसा मिलता था, उस हर एक चीज़ को बाइकआउट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ इस चीज़ का। इम्पैक्ट इफेक्ट एक ही बात है। अब इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ जो है हाफ हो गए।
क्योंकि इंडियंस ने अब क्या किया कि जो इंपोर्ट का मतलब खरीदना, ठीक है, तो अब जो बाहर से आके जो खरीद रहे थे, तो अब यहाँ जो कैंपेन चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, कॉपरेट ही नहीं करना है, और इसके अंदर है कि अपने देश की सामान यूज करो, बाहर के देश का सामान भी यूज मत करो, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो ब्रिटिशर्स को मिलेगा। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन से जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो गुड्स को इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे, वो उसकी वैल्यू लगभग 102 करोड़ से घटकर जस्ट 57 करोड़ हो गया। और इसका नुकसान क्या हुआ ब्रिटिशर्स को, कि ब्रिटिशर्स की जो कमाई थी वो बहुत ही घट गई। और आप कह सकते हैं कि जो मर्चेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी जो है वो फॉरेन ट्रेड करने से मना कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वो इंडिया के अंदर जो लोकल आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं या फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते थे, उन्हीं को लोग खरीदते थे, बाहर का सामान खरीदने से मना कर दिया सीधे सीधे, ठीक है। और इसके अब ये तो अच्छा हुआ, ब्रिटिशर्स का तो इसमें लॉस हुआ अच्छा खासा। थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स फेस किया इस टाइम पीरियड पे लोगों ने, उस प्रॉब्लम को देखिए, ऑब्स्ट्रकल जो आए ना, ऑब्स्ट्रक्शंस जो आए, वो क्या क्या थे, क्या क्या रुकावटें थी। अब आप देखिए, जो खादी क्लोथ है जो लोग अपने घरों पे बनाते थे, वो ज़्यादा महंगा था, बजाय कि जो फैक्ट्री में बन के आते थे वो सस्ते थे। तो अब लोगों को जो है वो बाइकआउट तो किया कि ब्रिटिशर्स का सामान हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन लोगों को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि उन घर पे बने हुए सामान ज़्यादा महंगे थे बजाय कि फैक्ट्रीज के। और दूसरा, स्टूडेंट्स ने जो है वो ब्रिटिशर्स के कॉलेज छोड़ दिए। अब जो इंडिया के अपने लोगों के जो बने इस्टेब्लिश कॉलेज है या स्कूल्स हैं, वो तो बहुत कम थे, तो अब बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई। हाँ, तो ये तो आप कह सकते हैं कि जब, लेकिन लोगों के अंदर अपनी देशभक्ति, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना ज़्यादा जुनून था कि ये सब चीज़ जो है वो सह गए। अब देखिए, हमने पहले देखा कि ये सब तो है टाउन्स में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना है, ये सब कहाँ है, टाउन्स में, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोर्ट हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सब तो कहाँ है, टाउन्स में है ना, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कंट्री साइड, यानी गांव वगैरह के आसपास और उस जगह पे जो सिटीज़ के आसपास बाहर के एरिया में कैसे फैला। लोगों ने जो है वो बड़े लेवल पे बाइकआउट कर दिया। जो किसान थे, पीजेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने, उनकी डिमांड थी कि जो रेवेन्यू है उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको कम किया जाए। वो टैक्सेस से परेशान थे कौन लोग, किसान, यानी फार्मर्स, पीजेंट्स। तो पीजेंट्स ने जो है वो उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने ये डिमांड उनकी ये थी कि भैया हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से अवध नाम की जगह है यूपी में, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि जो बड़े बड़े तालुकदार्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो अटैक किया गया, वहाँ पर जो है वो लूटे गए। अब ये जो बड़े बड़े तालुकदार थे, मर्चेंट थे, ये ब्रिटिशर्स को जो है वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक और चीज़ देखिए, जो लोकल लीडर्स थे, उनका कहना था किसानों को, उन्होंने किसानों को बोला कि गांधी जी ने बोला है कि हमें टैक्स पे नहीं करना है, किसको, ब्रिटिशर्स को, तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। देखिए, इसके अंदर होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। अब गांधी जी को सब अपना लीडर मानते थे, गांधी जी ने बोला कि हम जो है वो अब इनको टैक्सेस नहीं पे करेंगे ब्रिटिशर्स को, चाहे जो हो, और ना ही इनके ऊपर हाथ उठाएंगे, ये जो करना है कर लें, हम जो है वो टैक्सेस पे नहीं करेंगे। तो लोगों ने भी, जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने भी लोगों को प्रमोट किया, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई हम टैक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को बाइकआउट किया, गांव के अंदर भी और गांव के आसपास भी। अब एक देखिए, एक अगला हेडिंग आता है रिवॉल्ट बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल क्या होते हैं, जो वो ट्राइब्स जो कि जंगलों में, फॉरेस्ट में रहते हैं ना, ठीक है, जो कि बेसिकली नॉर्मल एग्रीकल्चर या आप कहते हैं कि जानवरों के पालने में डिपेंडेंट है वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि फॉरेस्ट लॉ एक बना हुआ था कि कोई भी जो है वो कुछ फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस कर दिया था, और उस फॉरेस्ट के अंदर कोई लोग जा नहीं सकते थे। अब ये जो ट्राइबल्स हैं, ये तो टोटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इन लोगों के अंदर इस चीज़ की नाराज़गी थी, तो इन्होंने भी जो है वो बाइकआउट किया, और इन्होंने भी किस चीज़ का सपोर्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का।
तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि जो टाउन्स है वहाँ पर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैला, जो गाँव टाउन्स के बाहर का एरिया है यानी गाँव वगैरह का, तो वो कंट्री साइड वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैला, क्योंकि ट्राइबल एरिया के अंदर लोगों की नाराजगी क्या थी कि उनको जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए फॉरेस्ट लॉ बनाकर उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी। और कुछ लोकल लीडर्स जैसे कि आप कह सकते हैं अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के जो है वो ट्राइबल लीडर थे, और इन्होंने क्या कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे गोरिल्ला वॉर क्या होता है? जब पहाड़ी होती है ना, उसके अंदर आप कह सकते हैं अचानक जो है वो पहाड़ियों से निकल निकल कर जो है वो किसी जगह से वहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इस तरीके से पहाड़ों के बीच में छुप छुप कर जो लड़ाई लड़ी जाती है, दैट इज गोरिल्ला वॉर। तो गोरिल्ला वॉर जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडायरेक्टली पूरे शहर में, गांव में, और इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ट्राइबल एरिया में हर जगह फैल गया। और आप देखिए अब अगला, स्वराज इन दी प्लांटेशन। अब आप सबको मालूम है कि एक देखिए एक एक्ट है, इनलैंड इमाइग्रेंट एक्ट ऑफ 1859। ये एक्ट क्या बोलता था? ये एक्ट बोलता था कि जैसे ना ब्रिटिशर्स को कॉफ़ी या टी का प्लांटेशन कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को ये बोल रखा था कि आप जो है वो ना मतलब मजदूर कहने का मतलब जो लेबर्स हैं वो बिना परमिशन के इन गार्डन्स को छोड़ के नहीं जा सकते। किन गार्डन्स को? टी गार्डन्स वगैरह में, यानी उनको वहीं पर देख रेख करनी पड़ेगी, वहीं रहना पड़ेगा, और टी गार्डन्स वगैरह के अंदर जो है वहीं पर रहो, वहीं काम करो, वहीं की देख रेख करो। ठीक है, आप अपने परमिशन से नहीं जा सकते छोड़ के। भाई गांधी जी ने जो है वो स्वराज की अपील की प्लांटेशन का, और लोग जो है वो छोड़ के चले जाने लगे। यानी एक तरीके से ये जो एक्ट बना हुआ है इनलैंड इमाइग्रेंट एक्ट 1859 का, लोग ने इसका बाइकआउट कर दिया, और उन्होंने बोला कि अब हम घर जा रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, और हमारे लीडर गांधी जी हैं। स्वराज्य मतलब हमारा राज है अब तो। जबकि वो रूल क्या कहता था कि आपको यहीं पर रहना है, लेबर्स को कहाँ पर, जो टी के गार्डन्स होते थे जहाँ उगाते थे, प्लांटेशन करते थे टी का, वहीं पर रहना है, वहीं पर रहकर वो टी प्लांटेशन भी करना है, उसकी देख रेख भी करनी है, विदाउट परमिशन कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अब लोग जाने लगे। तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये मूवमेंट बड़े लेवल पे फैला, बहुत बड़े लेवल पे। अब इतने बड़े लेवल पे फैला तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं तो जब लोगों का गुस्सा है तो वायलेंस तो होना ही था। 1922 में क्या हुआ कि यूपी में एक जगह है चोरा चोरी, ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो है वो कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया, उनको मारा, तो उन्होंने गुस्से में क्या किया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन वगैरह में आग लगा दी, और वहाँ पर कुछ ब्रिटिश सोल्जर जो पुलिस थे वो भी जो है वो मारे गए। तो वायलेंस हो गया। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, और गांधी जी ने बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरा जो बेसिक फिलॉसफी है, जो हम कहते हैं जो हमारा मूवमेंट होगा वो किस बेसिस पर होगा, नॉन वायलेंस, यानी कहीं वायलेंस नहीं होना चाहिए। और ये वायलेंस जब हुआ तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, ठीक है, और उन्होंने आप कह सकते हैं कॉल ऑफ, यानी एक तरीके से कि विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब ये बहुत ही बड़ा वो था, आप कह सकते हैं इंसिडेंट था, कि इतने बड़े लेवल पे इतना ज़्यादा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल चुका था, जस्ट वो क्या एक जगह वायलेंस हो गया इसलिए वापस ले लेना चाहिए। अब एक और तरीके से देखा जाए तो एक फिलॉसफी थी गांधी जी की कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो एक इंसान जो कि इतना सक्सेसफुल हो गया था, उन्होंने अपने प्रिंसिपल के चलते अपना पूरा सक्सेस छोड़ दिया। और दूसरी तरफ आप पे ये भी सवाल हो सकता है कि क्या वो प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट थे, या वो सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट थे जिनको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता था? तो ये सवाल आज भी हिस्ट्री के अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने गलत किया, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी ने सही किया। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों में, अपने प्रिंसिपल्स पर रहकर जो है वो किया, अच्छा किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो है वो इतने लोगों, सब लोगों की डिमांड थी, सब लोग ने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर जो है वो गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके ऊपर डिबेट है, तो हमने उस डिबेट पे नहीं पढ़ना। तो अगर क्वेश्चन एक नंबर का ये आ सकता है कि कौन सी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, तो आंसर होगा 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है, अगला आप देखिए, यहां पर तो 1922 तक फर्स्ट नेशनल मूवमेंट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, वो नेशनल मूवमेंट है सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट। उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट, मैंने जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है,
क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपके चैप्टर में है नहीं, 2-3 लाइनें हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो बस उतना ही है। तो अब आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, 1930 यानी सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। अब आप देखिए 2 बड़े नेशनल मूवमेंट हैं आपके इस चैप्टर में, वैसे टोटल 3 बड़े नेशनल मूवमेंट है। पहला 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। दूसरा उससे 10 साल बाद 1930 में कौन सा, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। और तीसरा वहां से लगभग जो है वो आप कह सकते हैं कि 12 ईयर्स बाद, 12 साल बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सिविल डिसोबेंस मूवमेंट को अब हम अगला कवर करेंगे। तो वहाँ के लिए अगर मैं यहाँ पर स्लाइड पे आपके लिए अलग से एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, साइमन कमीशन, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। अब वो रीज़न देखिए क्या है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया, किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या है, ठीक है, और यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक रीज़न है, एक कॉज है, किसके लिए, 1930 में जो सिविल डिसोबेंस मूवमेंट हुआ उसके लिए एक रीज़न है, एक कॉज है। जैसे आपको याद होगा कि जब 1920 का जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होना था तो उसके लिए जो कॉजेज थे वो जब टॉपिक चल रहे थे तो मैंने उस टाइम आपको हिंट दिया था। इसी तरीके से यहाँ पे अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एक कॉज है, किसके लिए, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट 1930 के लिए। तो देखिए आप स्क्रीन पर 1928 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक टीम, ठीक है, जिनके की जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, ठीक है। उस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन। और उनका ये था कि इंडिया के अंदर जो लोगों की नाराज़गी है, जो इतने बड़े लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, और ये इस नाराज़गी को समझो, क्या प्रॉब्लम्स है इंडियंस की, प्रॉब्लम्स को समझो। तो ये टीम आई थी इंग्लैंड से, ठीक है। तो ये टीम जब आई ना तो इस टीम के अंदर कोई भी इंडियंस नहीं था, बस ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियंस की डिमांड थी कि जब प्रॉब्लम हमारी समझने आ रहे हो और हमारे ही कोई मेंबर इसके अंदर नहीं है तो आपका तो इंटेंशन ही नहीं है प्रॉब्लम समझने का, आप तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो उन्होंने डिमांड की थी कि इसके अंदर जो है वो एक मेंबर जो है वो इंडियंस भी हो, लेकिन उसमें कोई मेंबर इंडियन नहीं था। तो जैसे ही ये आए 1928 में, तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलकर इसका बाइकॉट किया और नारे लगाए गए, साइमन गो बैक साइमन, और बहुत बुरी तरह प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया। और इस दौरान आप ये कह सकते हैं कि इसका इस दौरान जो है ना वो ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज कर दी, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय, जो कि उस टाइम पर के बहुत फेमस लीडर थे, ठीक है, लाला लाजपत राय, उनके सर पे एक डंडा लगा लाठीचार्ज में, और उनको जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि जो लाला लाजपत राय बहुत बड़े लीडर थे और वो जो शहीद हो गए, तो उस टाइम पे बच्चों लोगों के अंदर और गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसके लिए, साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन को समझ आ गया, जो कमीशन आई थी, कि भाई यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने वापस चले गए और उन्होंने एक लास्ट टाइम पे ये सजेस्ट किया था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप कांग्रेस के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाओ और बुलाकर जो है वो बात करो, क्योंकि अगर बात करनी है तो रिप्रेजेंटेटिव से ही बात कर सकते हैं, सो दैट इनकी प्रॉब्लम हमें समझ आए कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो साइमन कमीशन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट जो है वो सिंपल सी बात थी कि अब लोगों के अंदर गुस्सा था, अब लोगों ने बोला अब हमें किसी कोई बातचीत नहीं करनी है, हमें जो है वो अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता, उनकी प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे, एक सेशन हुआ कांग्रेस का, दैट लाहौर में, रावी नदी के किनारे, ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और अगले साल यानी 1930 में 26 जनवरी को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम आज़ाद हो गए हैं और हम जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। किन्होंने, कांग्रेस ने ये अनाउंस कर दिया, कब, 1929 में, दिसंबर में 1929,
इस कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ? ये लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ, रावी नदी के किनारे लाहौर में ये सेशन हुआ, जिसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और उसके अंदर जो डिमांड की गई वो पूर्ण स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज्य, ठीक है, एक तरीके से फ्रीडम, पूर्ण मतलब टोटल। ठीक है, तो ये की गई, और वहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अनाउंस कर दिया गया कि अब हम आज़ाद हैं। ठीक है, और ये डेट भी फिक्स कर दी कि हम इस तारीख से आज़ाद हैं। तो उन्होंने डेट क्या रखी? 26 जनवरी 1930। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे भी मनाया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इस ये जो साइमन कमीशन का यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इफेक्ट, ये साइमन कमीशन का इफेक्ट था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई बात उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, और यहाँ पर जो है फैसला लिया गया कि हमने अब जो है वो आपको ब्रिटिशर्स की बात माननी नहीं, और हमने सीधा सीधा हमारी एक डिमांड है, वो डिमांड उन्होंने क्लियर कर दिया। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर तो ये भी क्लियर कर दिया कि हमें जो है अब हम आज़ाद हैं। क्या उस टाइम पर इंडिया में एक्चुअल आज़ाद हुआ था? इंडिया 26 जनवरी 1930 को नहीं हुआ था, लेकिन ये जो डेट है ना, इसमें अनाउंसमेंट हो गई थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू किया गया वो इस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 में किया गया था। समझ आ गया? ओके, तो अब देखिए इसके बाद सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट हमने पढ़ना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट जो हुआ, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे, तो आप एक रीजन साइमन कमीशन को भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब देखिए सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट क्या है। सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट है जो कि 1930 में ये चलाया गया, गांधी जी ने चलाया। ठीक है, इसको एक नेशनल मूवमेंट या मास मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे फैला, वैसे ही जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बड़े लेवल पे फैला। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं फटाफट आप सबके सामने रखता हूँ। देखिए आपके पास एक हेडिंग दे रखा है मैंने यहाँ पर, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च का क्या था, ये बेसिक तौर पे आपको समझाता हूँ। उस टाइम पे जो नमक का कानून एक बना हुआ था, एक लॉ था, सॉल्ट लॉ। और सॉल्ट लॉ को अकॉर्डिंग क्या बात होती थी कि जो नमक है उसको बनाने का जो राइट है वो बस ब्रिटिशर्स के पास है, यानी नमक बस ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं, आम लोग या कॉमन लोग या इंडियंस नहीं बना सकते। अब गांधी जी की ये डिमांड थी कि जो नमक है दैट इज एसेंशियल गुड, एक ऐसी चीज़ जो हर घर में ज़रूरत पड़ता है, बहुत कॉमन चीज़ है, और इसका बनाने का राइट, किसको, नमक को बनाने का राइट हर आदमी के पास होना चाहिए। इसके ऊपर ब्रिटिश मोनोपोली, यानी ब्रिटिशर्स का ही अधिकार, दैट इज मोनोपोली बोलते हैं उसको, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने एक मार्च किया, उस मार्च को डांडी मार्च भी बोलते हैं और सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। आपकी हेडिंग देख लीजिए, आपके सामने है, सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं और डांडी मार्च भी बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि 78 अपने वॉलंटियर के साथ गांधी जी ने ये मार्च शुरू किया, और ये मार्च जो है वो शुरू किया, गांधी जी का आश्रम है गुजरात में साबरमती, वहाँ से गांधी जी ने चलना शुरू किया, और लगभग 240 माइल्स चलते चलते जो है वो डांडी तक पहुँचे। जब उन्होंने शुरुआत की तो लगभग 78 लोग उनके साथ थे, और जब वो वहाँ तक पहुँचे डांडी तक, डांडी समुद्र के किनारे है, ओशियन के किनारे है, समुद्र के किनारे है, वहाँ तक पहुँचे तो लगभग ये जो 78 लोगों से बढ़कर थाउजेंड्स के अंदर हजारों फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ते चले गए। कहाँ 78 और कहाँ जो है वो थाउजेंड से बहुत हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, और वो वहाँ पे गए डांडी में, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो जाके नमक बनाया। अब नमक बनाया तो इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्ट लॉ है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि सॉल्ट लॉ तो बोलता है कि सॉल्ट कौन बना सकता है, खाली ब्रिटिशर्स। ठीक है, और जबकि जो सब लोगों ने, आम लोगों ने बना दिया, तो ये लॉ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इस लॉ को ब्रेक करते ही गांधी जी ने अनाउंस किया कि हम एक नया मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, और उस मूवमेंट का नाम था क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ज़्यादा हार्ड वर्ड है हिंदी में, तो आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में चलाया गया, गांधी जी के थ्रू चलाया गया, गांधी जी के द्वारा। ये एक नेशनल मूवमेंट और मास मूवमेंट है, वैसे ही जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ठीक है, बड़े लेवल पे चला। ठीक है, इसकी शुरुआत किससे हुई, सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च से हुई। अब ये जो है वो पूरे देश भर में फैल गया। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, देखिए स्प्रेड वाला टॉपिक है आपके पास।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ, या फिर डिस्कस द नेचर ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट, तो कैसे फैला, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है। जैसे वहाँ पर आपने डिस्कस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो नेचर अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये नेचर में होता है कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे फैला, सब जो इवेंट्स हैं वो सब नेचर में आता है, ठीक है। कॉजेज इसके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉजेज एक तो सॉल्ट लॉ, एक उस लोगों को उसको लेके गुस्सा था, एक साइमन कमीशन, लोगों को उसका गुस्सा था, एक है कि जो है वो डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, अब लोगों की डिमांड थी कि हमें पूरे क्या कहते हैं पूर्ण स्वराज यानी पूरी फ्रीडम चाहिए, उसके लिए जो है वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। तो आप देखिए जो मूवमेंट है वो पूरे कंट्री में धीरे धीरे जल्दी जल्दी फैल गया, और इससे क्या हुआ, इससे जो कॉलोनियल लॉ बना हुआ था सॉल्ट लॉ, अब लोग जो है वो लॉ बनाने लगे, इससे क्या हुआ कि सॉल्ट लॉ टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। जो फॉरेन क्लोथ्स थे, यानी फिर गांधी जी के हर चीज़ में कॉमन है एक चीज़ ध्यान रखना उनके मूवमेंट्स में, एक तो नॉन वायलेंस के कहीं वायलेंस नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि भाई बाइकॉट करना है हर चीज़ का, मतलब सपोर्ट नहीं करना है, ये उनकी फिलॉसफी थी, ठीक है। तो आप देखिए जो फॉरेन के क्लोथ्स थे, कपड़े थे जो फॉरेन से इंपोर्ट होते थे, उनको लोगों ने जला दिए, मतलब लोगों ने यूज़ करने से मना कर दिया एक तरीके से, और जो उनके पास थे वो उन्होंने जला दिए, ठीक है। जो शराब की दुकानें थी जिससे कि अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, वो शराब की दुकानें जो है उन्होंने बंद कर दी। आप ये कह सकते हैं कि जो किसान हैं उन्होंने जो टैक्स जो लेते थे, कौन, जो ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे किसानों से, पीजेंट से, फार्मर्स से, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो गांव के अंदर जो पोस्ट थे, ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया, जो इंडियंस थे, ठीक है, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कि भाई हमें कोई भी ब्रिटिशर्स की पोस्ट पे नहीं रहना है। और इसी तरीके से जो ट्राइबल पीपल थे जिनको फॉरेस्ट के अंदर एंट्री मना है, मना कर रखी थी, कौन सा, वो आप कह सकते हैं कि इनके लिए एक फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके द्वारा क्या किया था कि एक ना फिक्स कर दिया था कि ये फॉरेस्ट रिजर्व है और इसके अंदर कोई बिना परमिशन के नहीं जा सकता था। जो ट्राइबल पीपल है उनका घर छीन गया था एक तरीके से। अब उन्होंने बोला हम नहीं सुनेंगे, अब उन्होंने भी जो है वो फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरा हौच पौच हो गया, ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आने लगा कि क्या हो गया, वहाँ से जो है वहाँ बाइकआउट हो रहा है, यहाँ लोगों ने जो है वो जॉब छोड़ दिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो कानून हमारा बना हुआ है कि सॉल्ट लॉ, सॉल्ट बस ब्रिटिशर्स बना सकते हैं तो वो सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉरेन की चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, ऊपर से टैक्स दे नहीं रहे हैं, तो पूरा हौच पौच हो गया। तो ब्रिटिशर्स को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिशर्स का एक्शन क्या लिया उन्होंने। बच्चों एक लीडर है, इनका नाम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। जैसे गांधी जी का जो रोल है, जो वैसे ही पूरा जो उतने ही इक्वलेंट लीडर थे, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। और अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। क्वेश्चन 1 मार्क्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि हु इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो आपका आंसर क्या है, अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 के अंदर ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया कि इनको अरेस्ट करो तो मूवमेंट कंट्रोल हो जाएगा। फिर उन्होंने गांधी जी को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया 1930 में, मई में, ठीक है। उसके बाद जो सत्याग्रह कर रही थी जैसे कि वुमेन, औरतों का, इस एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट है इसके अंदर औरतों का बहुत बड़े लेवल पर रोल था, मतलब उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। उन सबको जो है वो ब्रिटिशर्स ने एक तो अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से लगभग इसके अंदर जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाल दिए। किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब यानी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब जेल में थे, ठीक है। अब आता है कि जेल में थे तो कोई बातचीत तो हो ही नहीं सकती, अब ब्रिटिशर्स को बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका था। ब्रिटिश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, पहले जैसा हो जाए। तो आप ये कह सकते हो कि एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1930 में, ठीक है, तो इसमें जो है वो एक समझौता हुआ। अब आपको याद होगा कि जो साइमन कमीशन गए थे उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि लंदन में बुलाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे इंडियंस की प्रॉब्लम को सुना जाए। तो एक तो 1930 में जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई लीडर्स जो है वो वहाँ नहीं गए। तो ब्रिटिशर्स को ये हुआ कि चलो बात करते हैं। तो जो इरविन थे उस टाइम पे, ठीक है,
वॉइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने जो है वो गांधी जी से बात की और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ जो है वो कांग्रेस भी और आप भी, आप जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि अगले साल 1931 में होने वाला था, ठीक है, उसमें जो कि प्लीज़ आप जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए, एटलीस्ट अपनी बात रखिए जाकर। तो गांधी जी ने इरविन से यही बोला कि ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जितनों को भी यहाँ पर अरेस्ट किया है, जितने भी लोग जो है वो सिविल डिसोबेंस मूवमेंट में अरेस्ट किया, उन सबको रिहा कर दिया जाए। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस जो समझौता हुआ, इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, और इस समझौते की वजह से गांधी जी ने जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बातचीत हुई, बातचीत में जो है वो ब्रिटिशर्स पूर्ण स्वराज देने को तैयार नहीं थे और गांधी जी पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ लेना नहीं चाहते थे, तो बातचीत हो गई फेल, टॉक फेल हो गया, ठीक है। और उसके अगले साल फिर जो है वो 1932 में फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया, तो सीधे सीधे कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी सीधी डिमांड थी कि भाई हमारी डिमांड है पूर्ण स्वराज, आप अगर पूर्ण स्वराज देना चाहते हो तो बातचीत करो, वरना मत करो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स देना नहीं चाहते थे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब फ्रीडम पूरा टोटल, तो इस ये बातचीत उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को, दैट इज 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ना फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया ना थर्ड में किया, बस खाली कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, जो कि फेल ही रहा, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड यानी गांधी जी की डिमांड, कांग्रेस, गांधी जी खुद कांग्रेस के मेंबर थे, तो ठीक है, उनकी जो डिमांड थी वो पूर्ण स्वराज थी और ब्रिटिशर्स ने वो चीज़ नहीं मानी, ठीक है। अब नहीं मानी तो क्या हुआ, गांधी जी ने वापस 1932 में, ठीक है, वापस जो है वो लॉन्च किया, क्या, यही सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। यानी देखा जाए तो सिविल डिसोबेंस मूवमेंट 1930 में पूरा चला, लेकिन 1932 में वापस जब लॉन्च किया, ठीक है, तो उसकी वो जो स्पीड थी ना, मतलब जितना लोगों के अंदर क्रेज था, जितना लोगों का जुनून था नॉन कॉपरेशन, ये सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, वो पूरा साल भर का, वो लोगों का उतना पार्टिसिपेशन बाद में रीलॉन्च करने के बाद उतना नहीं रहा। तो रीलॉन्च की तो बात वैसे छोड़ दीजिए, मेन जो था वो 1930 वाला जो है सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि पार्टिसिपेशन, ठीक है, इस पर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो किसने किया, कैसे किया, उसके क्या रीजंस थे, ठीक है। अब देखिए, जो रिच कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, जैसे कि पाटीदार्स हैं गुजरात के, जाट्स हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो ये इन्होंने जो है वो जो सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट था उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया, पार्टिसिपेशन बाय पीपल आ रहा ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट हुआ उसके अंदर कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनके पार्टिसिपेट करने के क्या रीजंस थे उन लोगों के, ठीक है। तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी आप पे कि डिस्कस द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स हु पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट एंड व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उनके इरादे थे, किस लिए उन लोगों ने, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है वो सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो सबके अपने अलग अलग है। जो रिच कम्युनिटीज़ थी उनका ये था कि उनका, आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे जो ये जो प्रोडक्शन करते थे, कहने का मतलब कि जो रिच कम्युनिटीज़ थी, जो रिच फार्मर्स थे, वो जो प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, उनको जब बेचने के लिए जब जाते थे तो ज़्यादा कीमतें उनको नहीं मिलती थी, रेट्स बहुत कम गिर गए थे, उस वजह से उनको लॉस होता था। तो उनकी नाराज़गी थी किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और ऊपर से ब्रिटिशर्स जो है उनको, उनके ऊपर टैक्स भी लगाते थे, तो प्रॉफिट उनको हो नहीं रहा और टैक्स जो है वो ब्रिटिशर्स और लेते थे, इस वजह से उनकी नाराज़गी थी, उन्होंने सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसी तरीके से देखिए, जो पुअर पीजेंट्स हैं, जो बहुत ही गरीब किसान हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनके साथ पहली प्रॉब्लम ये थी कि वो जिन ज़मीनों को, उनके पास खुद के पास तो ज़मीन होते नहीं थे, तो वो जो ज़मीन लेते थे खेती बाड़ी करने के लिए वो किसी रिच फार्मर से लेते थे। अब वहाँ तो खेती बाड़ी तो ज़्यादा हो नहीं पाती थी, ब्रिटिशर्स और टैक्स मांगते थे। अब ये जो बेचारे लोग हैं, ये तो जिनसे रेंट पे ज़मीन लिया है ना, उनको रेंट ही नहीं पे कर पाते थे, तो ये ब्रिटिशर्स को कहाँ से जो है वो रेंट पे कर, आप कैसे टैक्स पे करेंगे।
तो इस तरीके से इन्होंने भी क्या किया, डिस्टर्बेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए जो बिजनेस क्लास है उनका क्या रीज़न था, ठीक है, उनका रीज़न ये था कि जो बिजनेस क्लास है वो फॉरेन, आप कह सकते हैं कि गुड्स जो आते थे, मतलब जो इम्पोर्ट थे ना, इम्पोर्ट करते थे इंडिया के अंदर, जो भी सामान आता था काफ़ी हद तक बाहर से बन के आता था, ठीक है। तो बाहर से बन के आएगा तो वो ब्रिटिशर्स ही भेजते थे बाहर से, तो इंडिया में जितना भी बिकेगा उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होता था। तो ये जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी बिजनेस क्लास थे, उनकी नाराज़गी ये थी कि भाई हम जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारा यहाँ बिकना चाहिए। अब आप तो बाहर से अगर मंगा लोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर उनकी नाराज़गी थी, उन्होंने अपना एसोसिएशन भी बना लिया, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो है वो बनाया गया। इस तरीके से एक और ग्रुप बनाया गया, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में, ठीक है। इन सब लोगों ने भी किस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब अगला आता है इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं किया। किसने? इंडस्ट्रियल वर्कर ने। क्योंकि देखो वो जो फैक्ट्रीज थे मैक्सिमम वो किसके थे? ब्रिटिशर्स के। अब ये बेचारे अगर ये काम मान लो ये उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते तो वो तो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, या वो निकाल देते, या अगर ये खुद निकल जाते तो इनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। तो इसीलिए बड़े लेवल पे नहीं हुआ, ठीक है। वर्कर्स ने, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नागपुर रीजन के अंदर जो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, ठीक है, वहाँ पर बड़े लेवल पे जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करोगे तो वर्कर्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, किसमें? सिविल डिसोबेंस मूवमेंट में, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। नेक्स्ट आता है कैटेगरी वुमेन। देखिए औरतों का, वुमेन का पार्टिसिपेशन, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट पहला ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे नजर आया। इससे पहले के किसी भी मूवमेंट में, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी क्यों ना हो, इतना बड़े लेवल पे जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नजर नहीं आया जितना सिविल डिसोबेंस मूवमेंट में नजर आया। और इनका क्या था कि जितने भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन से आने वाले कपड़े थे, उन सबको इन्होंने बाइकआउट किया, ठीक है। और सिविल डिसोबेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। और सॉल्ट मार्च में भी ये साथ में गए थे, हर चीज़ में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब एक क्वेश्चन ये तो था कि किस किस लोगों, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट क्या है, ठीक है। उसके अंदर सॉल्ट मार्च के थ्रू जो भी ये शुरू हुआ सिविल डिस्टर्बेंस, वो हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्या कॉजेज़ थे, क्या ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट हुआ, जैसे साइमन कमीशन हो गया, ठीक है। और वो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, एक वो वाला फैक्टर हो गया। एक सॉल्ट लॉ जो है वो बना हुआ था, उसका एक हो गया। और हर ग्रुप की अपनी अपनी नाराज़गी थी, तो एक वो हो गया। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से ग्रुप ने, कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनकी क्या इरादों से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो भी हमने पढ़ लिए। सबकी अपनी अपनी नाराज़गियाँ थी, उस वजह से सब जो है वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। अब अगला आता है कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ द मूवमेंट। आप ध्यान रखिएगा, इस पर जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, किस पर? सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट में, तो वो एक टाइप का बनेगा कि डिस्कस द नेचर, ठीक है, ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट। तो नेचर में तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे कैसे ये फैला, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, सारा एक्सप्लेन करना है। अगला अगर इसके साथ क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्कस द नेचर ऑफ सिविल डिसोबेंस मूवमेंट एंड व्हाट वर द कॉजेस ऑफ इट्स फेलियर। अब फेल हुआ तो उसके पीछे क्या कॉजेस थे, ठीक है। अब ये कॉजेस पूछेगा तो आपने ये बताना है। अब 3 नंबर में हो सकता है कि अलग से ही क्वेश्चन पूछ ले कि कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ मूवमेंट कौन सा? सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। तो आपने ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो आप लोगों ने लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट हुआ, इसमें क्या होता कि रिच लोग भी, यानी रिच बिजनेसमैन, रिच पीजेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और एट द सेम टाइम ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन? जो पीजेंट्स हैं और जो पुअर पीपल हैं वो भी कर रहे थे। तो जब ये 1930 में जब बातचीत के लिए, 1931 में जब बातचीत के लिए गए थे, उससे पहले जो 1930 में ये मूवमेंट एक तरीके से उस टाइम के लिए बंद हुआ,
बातचीत से 1931 में बातचीत थी ना, तो उससे पहले जब ये बंद हुआ उस टाइम पीरियड पे जो है वो जितने भी रिच फार्मर थे ना उनकी कोई डिमांड को मतलब इतना नहीं हाईलाइट हुआ उनका डिमांड। तो उनको लगा यार इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा उनको लगा। ठीक है, रिच फार्मर्स को। तो उन्होंने जब अगले बार जब ये रीलॉन्च हुआ तो उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब एक और चीज़ देखिए, जब ये रीलॉन्च हुआ तो जितने भी रिच कम्युनिटीज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि जो हमारे जो डिमांड्स थे जब हमने 1930 में ज्वाइन किया था उस वक्त जो हमारे डिमांड्स थे वो फुलफिल नहीं हुए, हम तो वहीं के वहीं हैं, तो हमारा पार्टिसिपेट करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ये सेल्फ सेंटर हो गए। अगला आप ये भी कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल थे, जो बहुत गरीब पीपल थे, उनका क्या था कि जो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास जो पैसा मतलब ज़मीन है जो ये गरीब लोगों को देते हैं, अगर कभी क्रॉप फेलियर हो जाए या कभी जो है वो ऐसी प्रॉब्लम हो तो उनसे रेंट ना ले, ये उनकी डिमांड थी, किनकी, पुअर पीपल की। और एक और डिमांड ये थी कि ब्रिटिशर्स को हम टैक्स नहीं देना चाहते। तो अब ये बताइए कि रिच फार्मर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अगर ये पुअर पीपल का जो डिमांड था नो रेंट, अगर इसको मान लेते तो जितने भी रिच फार्मर्स हैं उनका तो सपोर्ट मिलता ही नहीं, तो वो भी पूरा नहीं कर मतलब एक तरीके से कांग्रेस जो है, जो उस टाइम पर की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो इस चीज़ को भी सपोर्ट करने में, नो रेंट की जो पॉलिसी कैंपेन था उसको सपोर्ट करने में भी एक तरीके से फेल रही। क्योंकि देखो दो अलग अलग लोग हैं, एक रिच फार्मर्स हैं, एक पुअर पीजेंट्स हैं, पुअर फार्मर, इन दोनों की डिमांड्स तो अलग अलग है ना। अब दोनों को साथ लेके चलना है, तो अगर आप पुअर पीपल वाला नो रेंट की पॉलिसी अपनाओगे कैंपेन को, तो नो रेंट किसको नहीं देना है, जो टैक्स नहीं देना वो तो ठीक है, ब्रिटिशर्स को नहीं देना है, लेकिन रेंट तो तुम्हें इनको देना पड़ेगा, अमीर किसानों को। अब अमीर किसानों से कोई कांग्रेस बोलेगी कि रेंट मत लो, तो कहेंगे कि भाई हम तो आपके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जितने भी इंडस्ट्रियल, आप एक और चीज़ देखो, ये मैंने लास्ट टाइम पीरियड पे भी आपसे ये डिस्कस किया था कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। नागपुर को छोड़ दीजिए, एक नागपुर एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन नागपुर के अलावा जो एरिया है उसमें इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए। अब एक बात देखिए, उस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत था, कास्ट सिस्टम मतलब जाति का, जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। अब इस टाइम पीरियड पे क्या था कि जब ये मूवमेंट इतना बढ़ा तो इसके साथ अपर क्लास भी थे। अब जहाँ अपर क्लास थे उस टाइम पर लोअर कास्ट ने वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर लोअर कास्ट आती तो अपर कास्ट नहीं पार्टिसिपेट करते, वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे या इनको अनटचेबिलिटी, हम इनको नहीं छुएंगे। अभी ये भी प्रॉब्लम थी ना सोसाइटी के अंदर, तो ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे करते? एक तरीके से ये भी एक फेलियर का रीज़न रहा सोसाइटी का। ठीक है, इसी तरीके से अब बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर इस मूवमेंट के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ थे जो मेजोरिटी में थे, तो उस टाइम से भी लगा कि शायद जो है वो ये रिलीजियस रूप ना ले ले। तो कहने का मतलब कि हर कहीं लेवल पर देखिए, जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट में हमारे पर्सनल इंटरेस्ट तो होते ही होते हैं। तो लेकिन जब हम पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट रखते हैं, देश का हित, देश का वैल्यू, देश के लिए हमारे जो डिमांड है उस डिमांड को हम अपने डिमांड के ऊपर रखते हैं, दैट इज नेशनलिज्म। अगर जब हम अपने डिमांड को ऊपर रखें तो वो नेशनलिज्म नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि ये नेशनलिज्म की यहाँ थोड़ी कमी थी, ये जो ग्रुप्स थे जैसे रिच फार्मर्स के अंदर। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। अब इंडस्ट्रियल वर्कर को जस्ट चाहिए था कि हमारा घर का खर्चा चलता रहे। अब उनको ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री में ही काम करते थे, अब उनको ये थोड़ी था कि देश के लिए हम जो है वो चीज़ हर कोई नहीं कर सकते। और आपने एट द सेम टाइम वो वाले ग्रुप भी देखे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जहाँ पर जो परमानेंट आप कह सकते हैं कि लॉयर्स थे या टीचर्स थे या फिर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ठीक है, तो नेशनलिज्म जो है वो धीरे 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 आप ये कह सकते हैं कि अब जब लोग फ्रस्ट्रेट होते रहे तो अब उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट को छोड़ दिया बाद में। जहाँ अगला जो नेशनल मूवमेंट आता है दैट इज वो है ना आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपका नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी तब लोगों का जाकर सब लोगों ने अपने इंटरेस्ट छोड़ दिया और देश का इंटरेस्ट जो है वो सामने रखा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये अब आपका कंक्लूडिंग पॉइंट है। आप देखिए कि हमने बड़े नेशनल मूवमेंट जो है वो हुए। पहला था 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी की लीडरशिप में, जो कि आपके सिलेबस में है, इस चैप्टर में है। दूसरा है सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट
जो कि बाद में फेल भी रहा, लेकिन बड़े लेवल पे फैला, बहुत बड़े लेवल पे फैला। 1930 तक तो इसका बहुत जुनून था। ठीक है, एक तो गांधी जी ने वापस ले लिया था खुद, और जो दूसरा वाला है ये वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बड़े लेवल पे फैला 1930 में, लेकिन जब इसको बंद करके वापस जो है जब रीलॉन्च किया तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ बाद में ये। ठीक है, रीलॉन्च फेल हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल नहीं हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में कितना फैला हुआ था आपने देखा, सॉल्ट मार्च, और जो हर कैटेगरी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर ग्रुप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फेल कब हुआ, जब 1932 में इसको रीलॉन्च किया। और 1932 में क्यों रीलॉन्च किया, क्योंकि 1931 में बातचीत की, किन के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, जो है वो फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुआ है ना। ठीक है, तो अब देखिए अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म, इसको ये दो तो हमने पढ़ लिए थे, एक तीसरा जो है वो आप कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था 1942 में। ठीक है, बाद में जाकर जब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था तो ये मूवमेंट जो है वो लीडरलेस हो गया, मतलब हर जगह बिना लीडर के ही लोग फैल गए। ठीक है, बिना लीडर के ही लोग जो है वो क्या कहते हैं आज़ादी की जुनून डिमांड करने लगे, क्योंकि जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तब जो जाकर ना सब लोगों ने क्या किया कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रखा साइड में, और नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश के लिए जीने मरने का जो एक जज्बा है वो लेकर जो है वो लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। मॉडरेट लीडर्स ने प्रोटेस्ट बड़े लेवल पे किया, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपने, जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस का रोल पढ़ा होगा, जो आज़ाद हिंद फौज है उसका रोल पढ़ा होगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने अपने लेवल पर, मॉडरेट लीडर्स ने अपने लेवल पे, और अपने इंटरेस्ट को साइड रखते हुए, आप ये कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। और 1947 में आप कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई। ठीक है, तो ये आपका जो है वो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये जो टॉपिक जो ये जो अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म है, एक तरीके से कंक्लूडिंग पार्ट है, और इस पर एक अलग से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक कर पाई। ठीक है, जब हम इतने अलग अलग हैं, हम कास्ट के बेसिस पे बटे हुए हैं, हम लोग धर्म के बेसिस पे बटे हुए हैं, हम में से कुछ जो है वो अंग्रेज़ों के जॉब्स करते थे और कुछ जो है वो अपने जॉब्स सेल्फ एम्प्लॉयड थे, हर चीज़ जो है वो कोई अमीर थे कोई गरीब थे, इतना वेरिएशन होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमें एक कर पाई। यही है अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म। इसी टॉपिक को बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ऐसी कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सेंस ऑफ कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब एक साथ, बिलोंगिंगनेस मतलब एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को बढ़ावा कौन से फैक्टर्स ने दिया, किस चीज़ की वजह से जो ये इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी मिली, वो पॉसिबल हो पाई। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना बड़ा लेवल पे सक्सेसफुल हुआ, इतना बड़ा मास मूवमेंट बना, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट जो इतना बड़ा मास मूवमेंट बना, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और जो आज़ादी मिली, तो उस चीज़ को जो है वो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो पॉसिबल हो पाया। तो आप देखिए द सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो जितने भी हिस्ट्री के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री थी, जो फिक्शन थे, जितने भी जो सिंबल थे, प्रिंट्स थे, सॉन्ग्स थे, उन सबको कलेक्ट किया, रिकलेक्ट किया, उनको जो है वो जनता तक पहुंचाया। जितने भी आप कह सकते हैं लोकगीत है, ठीक है, जो फोकलोर्स हैं, इन सबको कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करके जो है वो ऐसा बनाया गया, ऐसा किया गया कि हम अपने कल्चर पर, अपने हिस्ट्री पर हम प्राउड कर सकें। ठीक है, अभी तक जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी वो ब्रिटिशर्स लिखते थे हमारी हिस्ट्री, तब हमने पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री इस पूरे दौरान, जब ये नेशनल मूवमेंट्स जब हो रहे थे, इस दौरान हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री को खुद लिखा, और लिखकर जो है वो हमारे सामने रखा कि ये हम कौन हैं, हमें तब पता चला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक पेंटर हैं, उनका नाम है अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अबिंद्रनाथ टैगोर। आपको एक बात बता दूं, इन अबिंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों अलग हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के कज़न हैं, भाई हैं एक तरीके से अबिंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ अबिंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। अबिंद्रनाथ टैगोर ने एक इमेज बनाई थी भारत माता की, जो कि भारत माता अब अगर भारत माता है तो हम सब जो हैं वो एक तरीके से भाई बहन हैं, तो हम जो है वो एक तरीके से आपस में जुड़ गए।
ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ यूनिटी हमारे बीच में जो है वो जगाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इमेज बनाया भारत माता का, बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने जो है वो बहुत एक यूनिटी आ गई लोगों के अंदर। इसी तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक सॉन्ग लिखा था, आप सब जानते हैं इसको, हमारा नेशनल सॉन्ग भी बोलते हैं, दैट इज़ वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम सॉन्ग ने भी सबको यूनाइट किया। उस टाइम पे एक फ्लैग है, आप कह सकते हैं ट्राई कलर फ्लैग जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बनाया गया, और इसके अंदर 8 लोटस है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे अपने 8 प्रोविंसेस होते थे, हमारा जो आज स्टेट होता है ना, वैसे ही उस टाइम पे प्रोविंस होता था। जैसे यूपी, अब उत्तर प्रदेश है ना, पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। अभी जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश, तो पहले इसका नाम था मिडल प्रोविंस। ऐसे ही मद्रास अपने आप में एक प्रोविंस है। तो ऐसे प्रोविंसेस होते थे, 8 प्रोविंसेस होते थे, तो उनको जो है वो झंडे में 8 लोटस के रूप में शो किया। लोग जो है वो ये फील करने लगे, फ्लैग जो हमारा फ्लैग है ना वो हमें एक करता है, हमारे लिए जुनून। अब देखो, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पे भी इंडिया का फ्लैग है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीयता का, हमारा नेशनलिज्म का, हम सबको एक करने का जो है वो सिंबल है। इसी तरीके से गांधी जी ने 1921 में आप कहते हैं एक ट्राई कलर स्वराज फ्लैग बनाया था, जिसके बीच में आप ये कह सकते हैं कि सेंटर में स्पिनिंग व्हील है। ठीक है, जो जिससे वो बनाते थे ना ऐसे चरखा टाइप का, दैट इज स्पिनिंग व्हील है। और ये जो सिंबल था, ये जो फ्लैग था, ये सिंबल था कि हम सेल्फ हेल्प, मतलब अपना सेल्फ रिलायंट, खुद का स्वराज्य, अपना खुद का जो भी यूज़ करना है, हमें सामान यूज़ करना है, कुछ भी करना है, अपने खुद का, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, किसी बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये भी गांधी जी के जो ये फ्लैग जो बनाए, इनसे भी लोग जो है वो इकट्ठे हुए, एक हुए। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी जो आर्ट था, पेंटिंग्स का बहुत बड़ा रोल था। आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी या जो आर्किटेक्चर के अंदर, वो भी हमें मोटिवेट करता था। हमारा जो साइंस था, मैथ्स था, रिलीजन जो धर्म है, वो भी हमें ये सिखाता है कि अपने मातृभूमि के लिए हमें जीना है, मरना है। इस तरीके से उस टाइम पे के लॉ, फिलासफी, जो फिलासफर्स थे वो भी हमें मोटिवेट करते थे। आप देखिए 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, वहाँ से भी लोगों ने मोटिवेशन लिया कि जब झांसी की रानी जो है वो अपने ज़मीन के लिए लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो भारत माता के लिए सब लोग जो है वो लड़े, और लड़ने के बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। ऐसी कौन सी फैक्टर्स थे जिन्होंने हमें एक किया, वो ये टॉपिक था अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया। और क्योंकि ये जो लास्ट है अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म का अंदर जो क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्कस द फैक्टर्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। और आप ये कह सकते हैं कि हाउ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वॉज सीन इन इंडियन हिस्ट्री। तो कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के ऊपर मैं एक और वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इसको अगर डिटेल में देखना हो तो उस लिंक पर आप जाकर आप देख सकते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का वीडियो है, देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का जो टाइमलाइन है, बारी बारी कि कौन से साल में क्या हुआ, अगर ये देखना है तो इसके लिए भी एक टाइमलाइन मैंने आपको बनाया है। इस वीडियो से पहले उसको देखना है, और इस वीडियो के बाद जो देखना है उसके बारे में मैं बता दिया। वो टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप सबको क्लियर है। ठीक है, और कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, और मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपको उसका परफेक्ट रिस्पांस जो है वो दूंगा। और ये जो पीपीटी है पूरा, आप कह सकते हैं कि नोट्स हैं, बच्चों को नोट्स चाहिए हो तो एक पीपीटी का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से सीधे सारा कंटेंट जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप जो है वो वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे, इससे अच्छा है कि सीधे आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले बार फिर मिलेंगे। तब तक आप सब जो है अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।